आधुनिकता का ज़्यादा यूज़ करते करते हमने अपनी प्रकृति को ही नष्ट करना शुरू कर दिया। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड है इन्वायरमेंट से, जिसमें इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हमारे आजू बाजू जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नॉन लिविंग हो, मतलब जो चल फिर नहीं सकती, जो एक्टिविटी नहीं कर सकती, और लिविंग जैसे ह्यूमन्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो ऑल काइंड ऑफ प्रोसेस कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वन वे से दूसरे वे तक जा सकते हैं। वेट ट्री नहीं जाता, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग की इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसके कॉजेज क्या है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है ह्यूमन में, इन्वायरमेंट में। उसके बाद है मेजर ऑन कंट्रोलिंग, कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या चला रही है योजनाएं। उसके बाद है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का टू काइंड में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ग्लोबल, यानी कि अफेक्ट करे किसको, होल वर्ल्ड को। वार्म्स मीन होता है वार्म करना, किसी भी चीज़ को जो ग्रेटर वार्म होते चले जाए। मतलब सिंपली अगर बोला जाए कि अगर इन्वायरमेंट या जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, अगर उसका हाई टेम्परेचर हो रहा, नॉर्मली समर सीजन में होता है क्योंकि सन की जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, बट अगर वो ड्यूरिंग विंटर या अदर में हाई हो जाता है, जैसे कि नॉर्मली जब मई और जून आता था, नॉर्मल अगर देखा जाए तो 45 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस रहता था। बट आजकल समर के अलावा भी अदर वेदर में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है, यानी वार्म करना ग्लोब को, पूरे ग्लोब को वार्म करना। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू द इंक्रीजेज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जितना भी एटमॉस्फेयर है हमारे चारों तरफ का, वो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मली वो हाई हो जाता है। और टेम्परेचर मीन्स होता है जो हम फील कर रहे हैं। जैसे आप रात के टाइम या दिन के टाइम अगर निकल रहे हो तो जो वेव्स चलती है, जो एयर चलती है, अगर वो वेव्स दिन में चलती है तो वो कंपेरिजन टू नाइट बहुत ज़्यादा हॉट रहती है, बट रात में क्या रहती है, थोड़ी लाइट रहती है, क्योंकि सनलाइट की जो रेज है वो कम हो जाती है। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो गया है टेम्परेचर के कारण। 100% ऑफ द ऑब्जर्व टेम्परेचर इंक्रीज ओवर द लास्ट 50 ईयर। मतलब लास्ट 50 ईयर्स में ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले कंपेरिजन में इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। उसके बाद क्विक जल्दी से हम देख लेते कि क्या क्या हुआ इसमें। एक बुक बनी है द क्राइसिस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एल गोर जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा और अभी कैसे कैसे वो चेंजेस होते जा रहा है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 2007 में। बहुत अच्छी बुक है ये। उसके बाद फ्रॉम 1971 टू 2005 CO2 का व्हीकल इमिशन मतलब CO2 निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन कॉज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना हो गया है 1.8 बिलियन टन्स पर ईयर। मतलब एक ईयर में इतना ज़्यादा हो रहा है। अब इसके कॉजेज क्या है, कारण कौन कौन से हैं, ये होता कैसे है। बेसिकली कोई भी चीज़ जो बर्न हो रही है उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। फर्स्ट नेचुरली फॉरेस्ट फायर, जब गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा जंगलों में आग लग जाती है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, तो वो क्या हो जाता है, जैसी आग जल रही है तो वो कोल यानी कार्बन का फॉर्मेशन करना, उससे जो गैस निकल रही है वो क्या कर रही है, टेम्परेचर को बढ़ा रही है। वाटर वेपर हो गए। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेज मेनली होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स रहते हैं जो बर्न होते हैं उनसे क्या बनाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बनाते, ये भी इन्वायरमेंट को कॉज करती है। फिर जो ह्यूमंस ने बनाया वो कौन से, मतलब जो हम बना रहे इंक्रीज कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को, वो कौन से, डिफॉरेस्टेशन। कितने ज़्यादा जंगलों को काटते जा रहे हैं अपने यूज़ की थिंक ले। पहले जब व्यू देखो सिटी के साइड्स का तो कितने ज़्यादा रहते थे, बट अब कम हो गए। फिर सेकंड है ओवर पॉपुलेशन, मोर पीपल, मोर डिमांड फॉर फूड और मोर CO2 एटमॉस्फेयर। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा फूड लगेगा, मतलब खाने की रिक्वायर रहेगी, प्लेस उतनी ज़्यादा लगेगी और उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, अदर मेटाबॉलिक रेट्स भी इंक्रीज होगा, तो जो CO2 का लेवल है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होते चला जाएगा। फिर लैंडफिल जो भी गार्बेज है उसका वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट नहीं हो रहा, वो भी क्या कर रहा है, टॉक्सिक फैला रहा है। उसके बाद है माइनिंग जो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वो भी क्या करती है, ऑयल बन रहा है, कोल माइन से, वो क्या कर रहा है, मीथेन बनाता है, बट कुछ क्वांटिटी में CO2 है वो क्या कर देगा, एनवायरनमेंट में रिलीज कर लेता है, क्योंकि अभी भी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है कि उसका पूरे तरीके से मैनेजमेंट करके उसका रीयूज़ किया जाए। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, AC, फ्रिज से निकलने वाली जो गैस रहती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। फिर इसके इफेक्ट्स क्या है, द इंक्रीजेज ऑफ अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। कौन कौन से, बहुत सारे। फर्स्ट है ह्यूमन हेल्थ में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, जैसे हीट स्ट्रोक हो गया, गर्मी में या अदर में हम निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और इलनेस आ जाती है उसके कारण। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है
प्रॉपर सोर्सेज नहीं मिल रहे तो मलेरिया हो गया, जो पैरासाइटिक है डिसीज़ वो हो जाएगा, फीवर हो गया, मेंटल हेल्थ इशू भी आ जाती है, क्योंकि ऑल द टाइम अगर हीटिंग के कांटेक्ट में रहे तो हमको इलनेस आ जाती है, हम घर से निकलते नहीं हैं, एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे तो मेंटल इशू स्टार्ट हो जाता है। क्विक के लिए देख लीजिए क्या क्या है। डिस्क्राइब द जूनोटिक डिसीज ड्यू टू अ हाई टेम्परेचर अकर। एक रिसर्च हुआ था 2016 में, उन्होंने क्या बताया था कि हाई टेम्परेचर के कारण जो जूनेटिक है डिसीज कॉज कर रहे हैं जो एनिमल्स में होते हैं। उसके बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे जिसमें बताया था कि 9 सेंटीमीटर जो है इसका जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा 2029 तक, और 96 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा 2090 तक, अगर हमने अवेयरनेस नहीं दिखा है, अगर हमने इसके लिए कुछ इफेक्ट नहीं किया तो। उसके बाद मेल्टिंग जो है आइस वो इंक्रीज हो जाएगा। एनवायरनमेंट में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सी लेवल जो है उसका राइज हो रहा है, मतलब जो 1.5-10 इंचेस इंक्रीज हो रहा है पर ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स के लिए, फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा अनयूजेबल है, रिस्की है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अगर सी लेवल बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, बाढ़ स्टार्ट कर देगा, मतलब फ्लड स्टार्ट हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी भी वार्म वेदर स्टार्ट हो जाता है तो किसानों को भी बहुत ज़्यादा क्रोपिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो इफेक्ट हो रहा है, इकोसिस्टम ऑल द टाइम चेंज हो रहा है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा, और इंडिया में भी आजकल कभी भी रेनी सीजन आ जाता है, कभी भी विंटर आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद इसको मेजर और कंट्रोलिंग द प्रॉब्लम, अब इसको कंट्रोल गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं। सबसे पहले लॉस प्रॉपर नहीं है कि जो पॉल्यूटेंट निकल रहा है, जो वेस्ट मटेरियल, उसका मैनेजमेंट किया जाए, कैसे किया जाए। कुछ एरियाज, कुछ मेट्रो सिटीज़ में है बट अभी भी पूरे तरीके से नहीं, तो इसको फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए, प्रोजेक्ट दिए जाए। स्टूडेंट बेसिकली जो रहते हैं उनको प्रोजेक्ट दिया जाए ताकि वो अवेयर रहे और अपने आजू बाजू वाले जो लोग हैं उनको भी बताए। सिटीजन जो हम हैं, जो ह्यूमंस हैं नॉर्मली, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने साइड से कर रही है बट हमको क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स जो डिकम्पोजेबल है, नहीं हो पाता डिकम्पोज नहीं हो पाता, उसको कम से कम यूज़ करें, रिड्यूस रिसाइकल का यूज़ करें। और अदर फैक्टर कौन से हैं, सबसे ज़्यादा प्लांट लगवाएं, मतलब प्लांटेशन सबसे ज़्यादा करें। स्कूल्स में कुछ जगह सीड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स लगाने के लिए सीड्स दिए जा रहे हैं, दूसरों को इनकरेज किया जा रहा है। लोगों को अभी भी कई जगह, बहुत से लोगों को, जैसे विलेजेस हो गए, उनको नहीं पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वेदर चेंज क्या होता है, तो ऐसे विलेजेस में जाया जाए और बताया जाए। फिर CFL का यूज़ किया जाए। अब कायटो प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ था 1997 में, जिसमें क्या बोला था कि उनका गोल था ग्रीन हाउस गैस को इमिशन को 5% नीचे करना, जो कि अभी भी चल रहा है। और एक जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, अभी भी उसके प्लानिंग्स चल रहे हैं। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।